नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। दोस्तों, खालिस्तान देश के लिए एक पुराना मुद्दा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बहाने खालिस्तान और खालिस्तानी एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार मौका पंजाब चुनाव का है। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक चले किसान के आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया खालिस्तान से जुड़े हैशटैगों से भर गया था। सत्ता से जुड़े तमाम लोगों ने किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन करार दे दिया था। हालांकि खालिस्तान आंदोलन अब इतिहास बन चुका है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो। सिखों के बीच भी इस आंदोलन का अब समर्थन लगभग गुम हो चुका है। खालिस्तान आतंकियों और उनके समर्थकों ने देश के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वेग की भी हत्या कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार खालिस्तानी आंदोलन है क्या? खालिस्तान आंदोलन की कहानी शुरू होती है 1929 में, जब कांग्रेस के एक लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 तरह के समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग। दूसरा समूह दलितों का था, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल कर रहा था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी और 1947 में यह मांग आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया था पंजाबी सूबा आंदोलन। आज़ादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी कि सिख प्रदेश की मांग कर रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब के 3 हिस्से करने का फैसला किया। सिख की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोले जाने वाला हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा नए प्रदेशों की राजधानी भी चंडीगढ़ को बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय जो इलाके थे उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाके से नाखुश थे तो कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे। अब दूसरा सवाल उठता है कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन क्या था? पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फ़ायदा मिला। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1972 का चुनाव अकालियों के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफ़ी खराब साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई, इससे शिरोमणि अकाली दल को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता यानी कि ज़्यादा अधिकारों की मांग की। इस स्वायत्तता की मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज़्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ने लगा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार जनरैल सिंह भिंडरावाले कौन था? आपको बता दें कि जनरैल सिंह भिंडरावाले आनंद साहिब रेजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था। एक रागी के रूप में सफ़र शुरू करने वाले भिंडरावाले आगे चलकर आतंकवादी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका कहना था कि अगर सिख ऐसा करते हैं तो उनकी समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विद्रोह किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले होकर तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का ही समर्थन किया। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। लेकिन अब इस सवाल ये बनता है कि आखिरकार भिंडरावाले को काबू करने के लिए भारतीय सेना को क्यों बुलाना पड़ा? इससे पहले
और कई अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए लगभग 200 कमांडो को प्रशिक्षित भी किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं की सामूहिक हत्या शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद यह फैसला लिया गया था। जब भी जनरल भिंडरावाले का नाम सामने आता है तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम सामने आना लाजमी है। आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या? इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी सेना पर खूब गोलीबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांवों और गुरुद्वारों में संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान शुरू कर दिया था। एक दिन बाद जनरल के.एस. बरार ने स्थिति से निपटारे के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक परिक्रमा तक सीढ़ियों से नीचे लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना ने 83 जवान खो दिए और लगभग 249 जवान घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 आतंकियों और नागरिकों की मौत हुई। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने के बाद क्या हुआ, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपनी सरकारी पुरस्कार जो थे वो लौटा दिए। 4 महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हुए 1984 में सिख विरोधी दंगों में लगभग 8000 से ज़्यादा सिख मार दिए गए। सबसे ज़्यादा दंगे दिल्ली में हुए थे। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया था। 1 साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ़्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला करार दिया। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल A.S. वेग की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के पास जाकर खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। सिंह को आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आप सबसे जल्दी देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।